Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of a spot test series eye opener test, test number 12, and it was held on 9th April 2025. Let's start with the first question of physical chemistry, and it is question number 1. Question number 1 itself belongs to physical chemistry, and it is which of the following graphs most appropriately represents a zero order reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ के बारे में बात कर रहा है ये, तो ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में आप जानते हैं बच्चे कि रेट टाइम के साथ नहीं बदलता, तो पहला ग्राफ तो सही है। रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ आपके पास एक्सप्रेशन है कि AT जो होता है इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT होता है। तो आपको ये भी पता है कि भाई लीनियर एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो सेकेंड ग्राफ भी सही है। रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज दिखा रहा है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर की पहचान है। तो 1 इंटू बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ आंसर करते हैं, चूंकि पहला और दूसरा दोनों सही है तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का आपने जरूर सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप बोर्ड पे। द ऑब्जॉर्ब्ड एंड नॉर्मल मासेस ऑफ अ कंपाउंड MX2 आर 65.6 एंड 164 रेस्पेक्टिवली। मोलर मास दिया हुआ है ऑब्जॉर्ब्ड, ऑब्वियसली सॉल्यूशन से ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, पूछ रहा है डिग्री ऑफ आयनेशन ऑफ MX2 क्या होगा। आपको पता है बच्चे वांट ऑफ फैक्टर जो होता है ये बराबर हो जाएगा normal molar mass, that is 164 divided by absorbed molar mass 65.6, it comes out to be 2.5, और I अगर हम MX2 का लिखें तो ये 1 प्लस 2 अल्फा होगा, दैट इज 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2.5, 2 अल्फा इज इक्वल टू 1.5, अल्फा इज इक्वल टू 0.75। चूंकि डिग्री ऑफ आयनेशन ही पूछा है तो 0.75 विल बी द आंसर। सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था। आपको पता है ऑब्जॉर्ब्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम आई कहते हैं, और मोलर मास के लिए उल्टा लिखेंगे क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इन्वर्सली रिलेटेड होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, आपने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखें आप बोर्ड पे। Let us consider an exothermic reaction which is spontaneous at any temperature. किसी भी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस कह रहा है, और किसी भी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है, पक्का उसका डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा जी जो होता है बच्चे वो बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, मतलब ये एक्सोथर्मिक होना चाहिए नेगेटिव, और ये अगर पॉजिटिव हो जाए डेल्टा एस पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस का क्राइटेरिया हो जाएगा। किसी भी टेम्परेचर पे डेल्टा जी नेगेटिव ही आएगा। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि एट विच कंडीशन अ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, तो डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव एंड डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। तो इसका आंसर डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव। सेकेंड आंसर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप बोर्ड पे। अ वीक एसिड HA हैज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X, विच ऑप्शन गिव्स करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ PK माइनस PH। अगर वीक एसिड है बच्चे HA तो आयनाइज होके देगा ये H पॉजिटिव और A नेगेटिव, और अगर ये 1 था तो ये 0 0 था, और 1 माइनस अगर x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो x होगा। फिलहाल हम H पॉजिटिव पता कर लेते हैं। उस टर्म में हम लिख सकते हैं बच्चे K जो होगा वो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन A नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई HA होता। इनफैक्ट H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से बराबर हो जाती Ka मल्टीप्लाइड बाई HA की कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 1 माइनस एक्स, और A नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन X। तो ये pH का हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ दिस थिंग्स, माइनस लॉग ऑफ Ka
डॉट 1 माइनस एक्स और ये x, तो अगर आप सॉल्व करते हैं तो pH इज इक्वल टू आ जाता है pKa, माइनस लॉग के को हम लोग pKa कहते हैं, और माइनस लॉग ये 1 माइनस एक्स बाई एक्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है pKa माइनस pH, तो अगर ये इधर ले जाते हैं तो ये इधर आ जाएगा, मतलब pKa माइनस pH विल बी log 1 माइनस एक्स बाई एक्स। तो ये आंसर में हमने ढूंढना है एंड इट इज ऑप्शन नंबर 2। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। वीक एसिड के एनेशन से H पॉजिटिव हम निकाल सकते थे K वैल्यू से, और वैल्यू पुट करना था pH का बेसिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बोर्ड पे 5। द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है एंड HCl बॉइलिंग पॉइंट 85 डिग्री सेल्सियस है, boils at 108.5 degree Celsius. When this mixture is distilled by simple distillation, it is possible to obtain. आप कह रहे हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है और सिंपल डिस्टिलेशन लगा रहे हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के कंपोनेंट सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं होते। इनके सेपरेशन के लिए स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं हम लोग, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। तो इसमें कोई डिस्टिल्ड आउट नहीं होगा, नाइदर HCl नॉर वाटर इन देयर प्योर स्टेट। इसकी डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है सिंपल डिस्टिलेशन से। एजियोट्रॉपिक का डेफिनेशन ही यही है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली विद आर्बिट्ररी प्रिसीजन बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है, तो ये तो राइट स्टेटमेंट है, एकदम सही स्टेटमेंट। हाइजेनबर्ग ने कहा कि जी आप एक साथ मोमेंटम और पोजीशन प्रिसाइज नहीं कर सकते, विद 100% सर्टेनिटी आप नहीं बता सकते। एक को अगर आप प्रिसाइज करेंगे, एक्यूरेट बताने की कोशिश करेंगे, तो दूसरा उतना ही अनसर्टेन होता जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इफ द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम आर इक्वल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, देन अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी इज। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल लेते हैं हम लोग। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी कहा इन्होंने, तो लिखा जा सकता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी, चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई होता है, तो डेल्टा एक्स की जगह पे हम लोग रख देते हैं बच्चे डेल्टा पी ही। तो लिखा जा सकता है डेल्टा पी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई होगा, मतलब m स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई होगा। तो यहाँ से डेल्टा वी समझ में आता है 1 बाई m, और m स्क्वायर का m बाहर ले लिया, और h बाई 4 पाई, ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल्टा वी का। अगर हम m अंदर लिखते तो हम स्क्वायर लिखते, तो ये तो गड़बड़ है, h बाई 4 पाई बस लिखा है, m टर्म गायब है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऐसा आंसर करते हैं हम लोग। आंसर 1 फर्स्ट आंसर सही लग रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा। Heat of formation of CO2 is given, heat of formation of water is given, heat of combustion of benzene is also given, and heat of formation of benzene क्वेश्चन ने पूछा है आपसे। तो एक कंबशन इक्वेशन लिखना होगा बच्चे, बेंजीन लिक्विड प्लस O2 गैस एंड रिजल्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर लिक्विड। C6 है तो ये 6 बैलेंस करके आएगा, 6 है तो 3 आएगा, 12 और 3 15, तो इधर 15/2 करना होगा। एंड द प्रोसेस इज कंबशन एंड अकॉर्डिंग टू डेटा डेल्टा H इज गिवन एज -3260 किलो जूल पर मोल। तो चलिए लिखा जा सकता है बच्चे -3260 इज वेरी इक्वल टू CO2, 6 मल्टीप्लाइड बाई CO2 इज -393.5, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया बच्चे, -286 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्रोडक्ट माइनस ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। O2 का तो 0 होता है, आप जानते हैं किसी भी एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेते हैं हम।
तो वो 0 ले लिया O2 का, तो इसका 0 ले लिया, ये हमने निकालना था और ये दोनों दिया हुआ है, वैल्यू पुट करी हमने। जब ये सॉल्व करते हैं, माइनस हटा दें तो ये 3260 हो जाएगा बच्चे, ये 6 × 393.5 हो जाएगा, और ये भी प्लस कर दिया 286 × 3 हो जाएगा, और ये भी प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हो जाएगा। तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो 44 किलोजूल पर मोल आंसर मिल जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, हाँ न्यूमेरिकल था, टाइम लग सकता है, आपने सही किया होगा अगर आपने 1 मिनट इसको टाइम दिया होगा तो। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप बोर्ड पे। स्टेटमेंट 1, एसिडिक और बेसिक nature of a solution of a salt of weak acid and weak base depends on K and Kb value of the acid base forming it। सही बात है, अगर वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट के pH का फॉर्मूला आपको याद हो तो इट इज 7 प्लस एट 25 डिग्री सेल्सियस, वरना यहाँ आप हाफ ऑफ pKw यूज करते हैं। 7 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb, और आपने पढ़ा होगा कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है मतलब pK जो होगा वो कम होगा या नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 7 से कम आ जाएगा। बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो pKb हमारा कम होगा, ये 7 से ज़्यादा होगा, और इसका pH कुछ भी हो सकता है, 7 से ज़्यादा, 7 से कम, डिपेंड्स ऑन एसिड एंड बेस। तो ये तो पहला स्टेटमेंट सही हुआ। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस टाइप सॉल्ट इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एकदम सही बात। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो होता है बच्चे वो बराबर होता है KW डिवाइड बाई KA मल्टीप्लाइड बाई KB अंडर रूट, इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं होता। तो अगर आपको याद है तो आपने ये पढ़ा है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड वीक बेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पीएच भी इसका नहीं डिपेंड करता, इसीलिए इसको सॉल्ट बफर भी कहते हैं, मिक्स्ड बफर भी कहते हैं। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। फोर्थ आंसर करते हैं इसका हम लोग। 16 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 17 है बच्चे, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 3p ऑर्बिटल। आपको पता है बच्चे टोटल नोड्स जो होते हैं ये बराबर होते हैं n माइनस l माइनस टोटल नंबर ऑफ नोड्स बराबर होता है n माइनस 1, और रेडियल नोड जो होता है बच्चे वो बराबर होता है n माइनस l माइनस 1। तो n माइनस 1 अगर हम करते हैं तो फॉर 3p n की वैल्यू 3 है तो टोटल नोड 2 मिल जाता है, और रेडियल नोड की बात अगर करें तो 3 माइनस 1 तो ये 1 मिल जाता है। तो टोटल नोड्स हम दूसरे में बताना है, रेडियल नोड पहले बताना है, 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट आंसर हम लोगों का हो जाएगा, ये भी सिंपल है। आपको रेडियल नोड, इनफैक्ट एंगुलर नोड भी आपने पढ़ा है, एंगुलर नोड L के बराबर होता है, और इन्हीं दोनों का जोड़ जो होता है ये टोटल नोड हो जाता है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते थे आसानी से। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L इज अजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 है बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चे, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज नॉट करेक्ट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सही बात। जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी मीडियम की, आयन की कंडक्शन उतनी कम होगी, मोबिलिटी पुअर हो जाएगी। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, राइट। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन साइज, राइट। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन सॉल्वेशन ऑफ आयंस, गलत स्टेटमेंट। कंडक्टिविटी सॉल्वेशन पर डिपेंड करता है, जितना सॉल्वेशन होगा सॉल्वेशन स्फीयर बड़ा बन जाएगा, और जितना बड़ा सॉल्वेशन स्फीयर होगा मोबिलिटी उतनी कम होगी। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आंसर इसका 18 का हमें 4 करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19th देखें आप बोर्ड पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 80% कंप्लीटेड इन 40 मिनट, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। आपको पता है बच्चे T इज इक्वल टू 2.303, K की जगह पे हम 0.693 बाई T हाफ लिख सकते थे, लॉग इनिशियल 100, तो 80% कंप्लीशन मतलब फाइनल इज 20, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T इज गिवन एज 40 मिनट्स। तो ये सॉल्व करना हमने, 20 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा, log 5 की वैल्यू 0.699 होती है, तो T हाफ की वैल्यू आ जानी है 40 मल्टीप्लाइड बाई
0.693 डिवाइडेड बाई 2.303, log 5 इज 0.7, तो 2.303 से ये कैंसिल हो रहा है 0.3 टाइम्स, और ये पॉइंट अगर हटा दें तो 40 का 3 गुना 120 डिवाइड बाई 7, 7 का 1 गुना 7 टाइम्स और पॉइंट समथिंग 17 पॉइंट समथिंग, तो फोर्थ आंसर करते हैं। ऑब्वियसली मिनट में आएगा, चूंकि डेटा टाइम का मिनट में था, हमने कोई चेंज नहीं करना, अगर चेंज की रिक्वायरमेंट होती तो करते। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, 17.20 मिनट आपके पास आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 19 के बाद 24 है बच्चे बोर्ड पे। कंसिडर द इक्विलिब्रियम CO plus 3H2 CH4 plus water सब गैसेस स्टेट में प्रेशर अप्लाइड ओवर द सिस्टम इंक्रीज बाय 2-fold एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं बच्चे, तो प्रेशर बढ़ाना मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, सारे गैसेस स्पीसी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर कम इंक्रीज होता है, मतलब जिधर गैसेस मोल्स कम होते हैं। रिपीट किया मैंने, प्रेशर बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन उधर ज़्यादा बढ़ता है जिधर गैसेस मोल्स ज़्यादा होते हैं, तो इक्विलिब्रियम हमेशा उधर जाता है जिधर गैस के मोल्स कम होते हैं। तो चलिए, प्रेशर बढ़ाया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट डिक्रीजेस, ये तो गलत है भाई, इंक्रीज करेगा। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड, जी ठीक है, इधर 2 मोल हैं, इधर 3 मोल हैं, फॉरवर्ड जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज नहीं करेगा, ये गलत स्टेटमेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन अनचेंज, सही है। तो सही हुआ बी और डी, तो बी एंड डी ओनली। थर्ड आंसर करते हैं इसका 24 का। अगर इस जगह पे इंक्रीज होता बच्चे तो ये भी सही हो जाता, कॉन्सेंट्रेशन सबका इंक्रीज होता। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 29 देखें आप। When 5% solution of glucose is isotonic, ये misprinting है, it should be isotonic, with 1% solution of compound A, then the molecular weight of compound A is, आपको पता है आइसोटोनिक होना मतलब पाई इज इक्वल टू ICRT, चूंकि I1 लेना है हमने, RT की कोई बात नहीं करनी, कांस्टेंट है टेम्परेचर, तो C इक्वेट कर देना है। 5% solution of glucose, 180 into 100 into 1000 is very equal to 1 divided by molecular mass into 100 into 1000, इधर भी कर दिया, तो 1000 कैंसिल हो गया, MB comes out to be 180 by 5 and that is 36, तो 36 फर्स्ट ऑप्शन है, 29 का पहला आंसर हो जाएगा। आइसोटोनिक जैसा आप जानते हैं, आइसोटोनिक का मतलब होता है बच्चे जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, अगर टेम्परेचर अलग दिया होता तो वो भी कंसिडर करते, अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस होते वो भी कंसिडर करते। फिलहाल ग्लूकोज है, कंपाउंड के बारे में कुछ नहीं पता, मजबूरी है, 1 फैक्टर 1 ले लिया हमने, आई की वैल्यू 1। 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखें आप बोर्ड पे। When 81 gram of aluminium is allowed to react with 96 gram of oxygen gas, mass of aluminum oxide produced. Okay, तो एक रिएक्शन लिख लेते हैं बच्चे, Al plus O2 and result is Al2O3, 2Al 3 by 2O2 and Al2O3, बैलेंस्ड इक्वेशन है, मतलब अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन 27 का 2 टाइम्स, अगर ये 54 ग्राम होता तो ये 48 ग्राम से रिएक्ट करता और सम इज 102 ग्राम आपको मिल जाता। गिवन, ये स्टैंडर्ड डाटा है बच्चे, और गिवन क्या है वो इसके नीचे लिख लेते हैं, कंपेयर कर लेंगे। इट इज़ 81 ग्राम एज गिवन अमाउंट एंड इट इज़ 96 ग्राम एज गिवन अमाउंट, एंड ये पूछा है हमसे, तो आपको बस कंपेयर करना है। 48 ग्राम की जगह 96 मतलब डबल हुआ है, तो क्या ये डबल हुआ है 54 की जगह पे? हमें समझ में आ गया कि नहीं जी ये तो कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा हो गया एल्यूमिनियम, तो ये डेटा मेरे लिए बेकार है। क्वेश्चन हमें इससे करना है कि जो 54 ग्राम 102 ग्राम देता है तो 81 ग्राम कितना देगा, तो 54 का 1.5 टाइम्स है तो आ जाएगा जी 54 ग्राम एल्यूमिनियम से आपको 102 ग्राम Al2O3 मिलता था, तो 81 ग्राम से कितना मिलेगा, 102 बाई 54 मल्टीप्लाइड बाई 81, 27 का 3 टाइम्स, 21 का
27 का 2 टाइम्स और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 5 1, 51 से 3 टाइम्स 3 और 153 ग्राम, ऐसा आंसर हम लोग ढूंढ लेंगे सेकंड ऑप्शन। सिंपल सा था, लेकिन स्टोरी ये है कि सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट तय करना था। वो जो पूरी तरह से कंज्यूम होता है वो डिसाइड करेगा कि नेट रिजल्ट कितना बनेगा। तो आपको प्रोडक्ट पता करने से पहले रिएक्टेंट में कौन एक्सेस में है कौन लिमिटिंग है ये पता कर लेना था। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 है बोर्ड पे। द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A प्लस B गोज टू C इज, रेट लॉ गिवन है बच्चे, R इज इक्वल टू K, A और B का पावर 1/3। B को कर दिया 8 टाइम्स, चलिए जी 8 टाइम्स का पावर 1/3 का रिजल्ट देखना हमने, और A को डबल कर दिया, A को डबल कर दिया मतलब 2 का पावर 1 देखना है। तो नेट रिजल्ट इज 8 का 1/3 इज 2, क्यूब रूट है 8 का, ये 2 हो जाएगा और 2 2 4, तो रिएक्शन में 4 टाइम्स का फर्क पड़ने वाला है। फोर्थ आंसर, मतलब मैं फाइनल रेट से इनिशियल रेट को कंपेयर करना था, मैंने खाली वो फैक्टर देख लिया जितने से वो इंक्रीज और डिक्रीज करने वाला था। क्योंकि यहाँ 8 टाइम्स हुआ है तो 8 का पावर 1/3 है, यहाँ 2 टाइम्स हुआ है इसका पावर 1 है। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था केमिकल काइनेटिक्स का। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखें आप। स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ x2 y2 एंड xy5 आर लाइक दिस, टेम्परेचर इन कैल्विन एट विच द रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर मतलब डेल्टा जी 0 रखना है, और डेल्टा जी 0 मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, और टी इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस प्रोसेस का डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा एस निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एस के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है बच्चे। प्रोडक्ट इज XY5 और ये 100 दिया है, 100 माइनस x2 का आधा 60/2 प्लस y2 का 5/2 40 का 5/2, तो ये हो गया 100 और माइनस 30 130, इट इज इक्वल टू -30। तो टी इक्विलिब्रियम इज -33,000 किलो जूल को जूल कर दिया, -30, 0 is 0 कैंसिल हुआ, 1100 Kelvin will be the answer। तो 1100 Kelvin फर्स्ट आंसर है 32 का। सिंपल क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब बच्चे डेल्टा जी 0, और चूंकि डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है तो डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर बस करना था, आंसर मिल जाना था इसका हमको। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखें आप बोर्ड पे। 3 moles of AB3 was introduced in an evacuated vessel of 1 liter capacity at high temperature. Gas undergoes partial dissociation according to the equation। एक equation लिखा हुआ है 2AB3 gas goes to A2 gas plus 3B2 gas. At equilibrium concentration of AB3 was found to be 1 molar। ओके, 1 लीटर का कंटेनर है तो जो मोल है वही मोल पर लीटर बच्चे, ठीक है। ये 3 मोल पर लीटर था, ये 0 था, ये 0 था, ये 3 माइनस 2x हुआ होगा तो ये x और ये 3x बना होगा बच्चे, क्योंकि कोएफिशिएंट 2 1 3 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज गिवन एज 1, 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 1 आ जानी है, और x अगर 1 आ गया तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 3 हो गई, और ये तो 1 है ही। तो Kc पता कर लेते हैं, 3 का पावर 3 1 डिवाइडेड बाई 1 का पावर 2, तो ये 3 3 3 27 मोल स्क्वायर लीटर पर लीटर स्क्वायर, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। ऊपर मोल 2 बार है, मोल पर लीटर, नीचे मोल पर लीटर का स्क्वायर है, तो मोल पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कैपिटल M का स्क्वायर, वही यूनिट लिखा हुआ है, तो आंसर आपको मिल जाएगा। आसान सा क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। In H spectrum, calculate the ratio of maximum frequency of Lyman and Balmer। What do you mean by maximum frequency? Lyman बोले तो कहीं से भी फर्स्ट में ड्रॉप होना इलेक्ट्रॉन का, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब मैक्सिमम एनर्जी बच्चे, और मैक्सिमम एनर्जी तब होगी जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी टू 1 आ रहा होगा।
वैसे ही बामर का मतलब कहीं से भी 2 में आना, मैक्सिमम अगर आप बोल रहे हैं फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम एनर्जी, तो पक्का इन्फिनिटी टू 2 आ रहा होगा। तो इन दोनों का हमें फ्रिक्वेंसी कंपेयर कर लेना है। आपको पता है 1/λ फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, और 1/λ का फॉर्मूला होता है बच्चे R 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू Z²। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो ये भी 1² हो गया। बेसिकली इसका रेशियो लेना है, तो R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर एक लैम्डा, या इनफैक्ट न्यू1 हम लोग कह देते हैं, C से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम C से मल्टीप्लाई करके न्यू कह देते हैं न्यू1, और न्यू2 अगर लिखते हैं तो वैसे ही CR 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर डिवाइड करना है। तो CR कैंसिल, ये 1 है और ये 1/4 है बच्चे, 4:1 आंसर हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमें समझ में आता है। आपको बस इतना ही समझना था, कोई मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऐसा कुछ बोलता है, आप डिस्टेंस से देखिए, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, दूरी ज़्यादा होगा, बड़ा गैप है, तो इसका मतलब सिंपल है कि एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करेगा वो इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मतलब वेवलेंथ कम होगा। तो हम वेवलेंथ से भी देख सकते थे, फ्रिक्वेंसी से भी देख सकते थे। ये था क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखें आप बोर्ड पे। डायमंड गोज टू ग्रेफाइट एंड प्लस Z किलो जूल पर मोल, मतलब Z किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। डायमंड प्लस O2 CO2, ये जो प्लस Y करके लिखा होता है बच्चे, अगर हम इसको लिखें तो हम लोग इसको लिखेंगे C डायमंड प्लस O2 गैस गोज टू CO2 गैस, और इस क्रम में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो डेल्टा H माइनस Y है। C ग्रेफाइट वैसे ही प्लस O2 गोज टू CO2 गैस अगर हम लिखें तो इस केस में डेल्टा H माइनस X है। अगर इस रिएक्शन को रिवर्स करके इससे जोड़ें तो लिखा जा सकता है X माइनस Y इज एक्चुअली माइनस Z। तो लिखा जा सकता है बच्चे कि X इज इक्वल टू Y माइनस Z। तो ये पहला ही ऑप्शन है, X इज इक्वल टू Y माइनस Z। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। हाँ, इसमें एक ही गलती की जगह है, शायद वो आपसे हो जाए। अगर ये प्लस Z करके लिखा है, इसका मतलब इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक बाय Z किलो जूल। तो उसको जब डेल्टा H करके लिखेंगे तो माइनस कर देंगे। तो ये शायद गलती की हो आपने, तो ये ध्यान रखेंगे, टेक्निकल एरर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 ही आपका लास्ट क्वेश्चन था बच्चे। क्वेश्चन नंबर 42, होप आप सब लोगों ने सही किया हो। ओवरऑल पेपर वाज गुड, स्टैंडर्ड पेपर था, तो होप सब लोगों ने बहुत अच्छा किया हो ये पेपर। थैंक यू सो मच।